नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त बाजार की बड़ी बात है। शुरुआती बिकवाली के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली का रुख है। दुनिया भर के बाजारों से संकेत कमजोर होते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे वो बड़े बाजार हों या खास तौर पे इमर्जिंग मार्केट हों, दूसरे ब्रिक्स कंट्रीज हों, उनमें हम थोड़ा दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं और इसका असर साफ तौर पे भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। खास तौर पे दबाव बना है आईटी पे, जहां H1B वीजा को लेकर बढ़ती हुई दिक्कतों के बीच खबर आ रही है कि अब कंपनियां उसका इस्तेमाल बंद कर रही हैं काफी हद तक। इसके अलावा मेटल कमजोर है, कमोडिटी मार्केट में ग्लोबली गिरावट का एक बार फिर असर और प्राइवेट बैंकिंग में एक बार फिर से शुक्रवार की तरह कमजोरी देखी जा रही है। हालांकि सरकारी बैंक थोड़े मजबूत हैं, सरकार ने पूंजी डाली है, अच्छी खबर, और फार्मा शेयरों में भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है। आज ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? पुट राइटर्स अब तक जो काफी अग्रेसिव थे, अब वो मुनाफा वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पोजीशन कट रही है, खासतौर पे 9200 के ऊपर निकलने और टिकने में जिस तरह से बाजार नाकाम हुआ है पिछले सेशन में शुक्रवार के दिन, वहां पर हमने उसके ऊपर जाकर टॉप बनाया। उसके बाद पुट कटते हुए नजर आए हैं आज के दिन 9200 के आसपास के, और बाजार चूंकि कमजोर हो रहा है तो अब कॉल राइटिंग का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर आज जो पोजीशन बन रही है 9100 और 9200 के लेवल पर। लेकिन नजर डालिए सेंसेक्स और निफ्टी पर 140 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में नजर आएगा। निफ्टी आपके सामने 9125 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है और आज बाजार ने काफी वक्त इसी लेवल के आसपास बिताया है। 9125 आप देखिए, शुरुआती मजबूती के बाद जो बाजार गिरे उसके बाद लगभग 10 बजे के बाद से इसी लेवल के आसपास 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे इसी रेंज में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आज का निफ्टी का लो है 9116 का, 9167 का हाई, यानी कि ऊपरी स्तर से निफ्टी में एग्जैक्टली 50 पॉइंट का करेक्शन आया और अब 9125 के आसपास ये टिकता हुआ नजर आ रहा है काफी समय से। तो आखिरी 1 घंटा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाजार किस तरफ आपको एक्शन दिखाते हैं, यहां से रिकवरी होती है या फिर 9100 की तरफ बढ़ते हैं। प्रदीप, ये बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, और यहां पर अगर आप देखें आज हमारी नजर कहां होगी बाजार में इस उतार चढ़ाव के बीच, खासतौर पे बाजार की चाल समझेंगे मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन से। वोडाफोन आइडिया की डील पक्की होने के बाद आइडिया की पिटाई हो रही है, इस शेयर में क्या करें ये पूछेंगे अपने जानकारों से। साथ ही टायर शेयरों में एंटी डंपिंग ड्यूटी पर सवाल उठा है, यहां पर कैसी होगी इसकी चाल आगे चलते हुए इस सेक्टर पर राय लेंगे। खासतौर पे इस सेक्टर के प्लेयर से और एक्सपर्ट से जानेंगे कितना होगा फायदा। डीमार्ट की लिस्टिंग कैसी होगी, इस पर है सभी की नजर, और क्या उम्मीदें रखें और क्या करें इसके बाद ये जानेंगे डीमार्ट के आईपीओ पर एक्सपर्ट्स की राय। लेकिन इस बीच देख लीजिए कौन से हैं वो शेयर जो आज एक्शन में। सबसे पहले निफ्टी पर मजबूत शेयरों पर अगर आप नजर डालें तो साफ तौर पर आयशर मोटर्स, टाटा पावर, औरोबिंदो फार्मा और ग्रासिम, ये कुछ शेयर हैं जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। वहीं कमजोर शेयरों की लिस्ट आपके सामने रख दूं। आइडिया सेल्युलर, जहां पर आज दोनों तरफ ट्रेड होता हुआ दिखा, पहले शुरुआत हुई मजबूती के साथ और उसके बाद स्टॉक काफी तेजी से गिरते हुए नजर आए। लेकिन एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों से भी दबाव साफ तौर पर बना है आज के सेशन में। लेकिन कुछ स्टॉक जो छोटे शेयर हैं जहां बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। ओरिएंटल होटल्स ये मजबूत है, 20% का ऊपर सर्किट, रेपको, रैम की इंफ्रा, स्मार्ट लिंक नेटवर्क और साथ ही एडवांस एंजाइम, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो डबल डिजिट के रिटर्न दे रहे हैं। वहीं कमजोर शेयरों में स्टार पेपर, आईबुल वेंचर्स, जहां पर आज बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा, ब्लॉक डीलर और नीचे के सर्किट पर ये स्टॉक सुबह से ट्रेड कर रहा है। डेल्टा कॉप, ये एक और स्टॉक है जहां पर कमजोरी के साथ कारोबार, और रेपको होम फाइनेंस में भी आज कमजोरी दिखेगी। वहीं छोटे बैंक्स में बड़ा उछाल है। देना बैंक जहां पूंजी मिल रही है 600 करोड़ के आसपास की, इस खबर के बाद स्टॉक में 5% की तेजी बनी है। करूर वाइसिया बैंक, ओबीसी और आईडीबीआई बैंक भी मजबूती का रुझान आज के सेशन में दिखाते हुए। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस आज एक्शन में। सुबह हम पीसी ज्वेलर्स की बात कर रहे थे, ये स्टॉक तो भागे। टीवीजी और गीतांजलि में भी तेजी बनती हुई आपको नजर आएगी। वहीं लॉजिस्टिक्स शेयरों पर डालिए नजर। टीसीआई एक्सप्रेस, गति, पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमैन, ये तमाम शेयर मजबूत है क्योंकि कैबिनेट ने 4 जीएसटी से जुड़े हुए बिल्स को मंजूरी दे दी और ये 4 बिल इसी लोकसभा सेशन में पेश किए जाएंगे, पास करवाए जाएंगे ताकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो सके। बड़ी उछाल दिखी टायर शेयरों में, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर इस तरह से आई, फिर भी ये सब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं 2% के आसपास के मुनाफे के साथ। वजह कि ड्यूटी लगने की बात कही जा रही है। 28 मार्च को टायर मैन्युफैक्चरर्स के साथ वाणिज्य मंत्रालय की बैठक होगी और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि चीन से
आयात हो रहे सस्ते टायर्स पर क्या ड्यूटी लगानी चाहिए, और इस पर हमारा एक खास डिस्कशन भी है अब से कुछ ही मिनटों बाद। दोनों ही तरह का व्यू लेकर आएंगे। एक तरफ टायर मैन्युफैक्चरर्स क्या चाहते हैं, दूसरी तरफ टायर डीलर्स कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, तो दोनों ही व्यू आपको बताने वाले हम। होटल शेयरों में मजबूती, ओरिएंटल की तो हमने बात की, लेकिन कामत और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ये तमाम शेयर हैं जहां पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आज के सेशन में आपको नजर आएगा। रही आपको निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं। पिछले सेशन में और आज में काफी आपको समानता दिखाई देगी। यहां तक जो ये चार्ट आप देख रहे हैं ये पिछला शुक्रवार का चार्ट है और यहां से आज का ट्रेड शुरू होता है। हमने गैप अप देखा था और शुरुआती मिनटों में ही एक तेज गिरावट आती हुई दिखाई दी और उसके बाद अगर आप देखें तो दिन के दौरान दबाव के साथ एक दायरे में कारोबार होता रहा। आज भी वही हाल है। शुरुआत अगर आप देखें आज हालांकि उछाल से नहीं हुई, फ्लैट हुई, पर शुरुआत के 10-15 मिनटों में ही काफी तेजी से गिरावट आई और उसके बाद मार्केट फिर से एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो शुरुआत में तेज बिकवाली और उसके बाद दायरे में लगातार हल्का बिकवाली का दबाव बरकरार है। मुनाफा वसूली इस वक्त मार्केट में होती हुई नजर आ रही है साफ तौर पे और बाजार इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, हम ये कह सकते हैं डेली चार्ट्स पर। लेकिन अगर आप नजर डालें और यहां पर देखें कि क्या रुख दिखाई देता है, फिलहाल आप देख सकते हैं ये दो बड़े रेड कैंडल कल और आज के, यानी शुक्रवार और आज के, और इसमें अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा दरअसल ओवरबॉट हो चुका है। काफी अच्छी तेजी हमने मार्केट में देख ली है और उसके बाद जाहिर है कि यहां पर थकावट नजर आ रही है, मुनाफा वसूली नजर आ रही है। आज के दिन हमारा यहां पर जो स्टॉप लॉस का लेवल बनता हुआ हमें दिखाई दिया वो है 9120 का। इसके नीचे हम गए हैं पर टिके नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि इस लेवल के आसपास मार्केट एक बेस तलाश रहा है। अगर 9120 टूट जाता है आज के दिन तो आपको नीचे की तरफ हो सकता है कि 9000 का लेवल करीब करीब एक बार फिर से रीटेस्ट होता हुआ नजर आए या उसके आसपास जाने की मार्केट कोशिश कर सकता है। जो हम आपको बता रहे हैं कि ये मार्केट किस तरह से ओवरबॉट हो चुका है। आप ये देखिए एक तरफा तेजी ये बनी है और इसमें कहीं भी आपको थोड़ी भी एक अच्छा करेक्शन नहीं दिखाई दिया। साइडवेज कंसोलिडेशन 2-3 बार जरूर हुए हैं लेकिन एक भी करेक्शन नहीं आया है। तो ये जो वन वे मूव हमने करीब 7900 के लेवल के आसपास से देखा है, इसकी वजह से अगर आप नजर डालें मार्केट के ऑसिलेटर्स पे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट होता हुआ इस वजह से नजर आ रहा है और यही कारण है कि मार्केट में यहां पर आप फिलहाल थकावट आते हुए देख रहे हैं और मार्केट यहां पर अटकता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें ये आपके सामने इस वक्त RSI दिखाई देगा और यहां पर आप लगातार इसको ओवरबॉट जोन में चलते हुए देख रहे हैं। अब तक भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है या कोई करेक्शन के संकेत नहीं है, लेकिन ये जरूर बता रहा है मार्केट ये काफी ज्यादा स्ट्रेच है और अगर यहां से गिरावट नहीं भी आती है तो कम से कम एक साइडवेज कंसोलिडेशन कुछ वक्त तक एक रेंज के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। 9100 से 9200 के बीच या 50 एक पॉइंट ऊपर नीचे की एक रेंज बनाने की शायद बाजार कोशिश करेगा, क्योंकि हम एक्सपायरी के करीब भी आते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर सवाल यह है कि 9200 का टारगेट पूरा होने के बाद क्या अभी बाजार में इतनी ताकत है कि ये और ऊपर के टारगेट्स अगले करीब 9 सेशन के अंदर ही हासिल कर ले या फिर यहां पर एक ब्रीदर की जरूरत है। तो फिलहाल ब्रीदर यानी एक थोड़ी सी रुकावट, साइडवेज होगा या नीचे जाएगा, ये 9120 के लेवल से काफी हद तक तय होगा। अगर ये लेवल टूटता है तो इस पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए, लेकिन इसके पहले शायद मंदी करने की बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर भी देख लेते हैं एक बार की, और ये संकेत देखिए 55 के आसपास के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो पिछले सेशन के मुकाबले में तेजी का रुख थोड़ा कमजोर, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में रुख खरीदारी की ओर ही दिखाई दे रहा है। अब तक बिकवाली का दबाव अक्रॉस सेक्टर्स पूरे मार्केट में, ब्रॉड मार्केट में बनता हुआ नजर नहीं आया। ओके, तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आज एक्शन आपके लिए अब होने वाला है। वही शेयर आपसे हम बात करेंगे राहुल शाह से, मोतीलाल ओसवाल के हमारे साथ है लॉन्ग या शॉर्ट, और सबसे ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनने के लिए आज से जेम्स ज्वेलरी स्टॉक पीसी ज्वेलर्स। इस पर आज ने आप राहुल 5% स्टॉक भागा और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है आज 28%, 437 पर क्या ट्रेड होगा इस वक्त? पर अनिल, जिस तरह से ओवरऑल जेम एंड ज्वेलरी में आज हमने काफी सारा एक्शन देखा और पीसी ज्वेलर में हमने आज बीच में भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। स्टॉक में जब तक ये 388 के ऊपर मेरे ख्याल से बैंड डिक्लाइंस की अपॉर्चुनिटी बनती है। और रही बात आज की, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग किया जा सकता है। अभी भी ये स्टॉक के अंदर ओपन इंटरेस्ट में भी पॉजिटिव बैच दिख रहा है, लॉन्ग भी जुड़ते हुए देखने को मिले हैं। तो मेरा मानना है 418 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है, 460 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है।
ओके, ओबीसी ये स्टॉक है 4.5-5% मजबूत और यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट 12% बढ़कर आया, खरीदा जाए इसे? डेफिनेटली अनिल जी, मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स में काफी सारे आज एक्शन देखने को मिले हैं, तो ओबीसी में सबसे अच्छा पॉजिटिव बायस देखने को मिला है, लॉन्ग्स बनते हुए देखने को मिले हैं और स्टॉक काफी रेंज में रहा था कितने टाइम से 120 और 135 के रेंज में, तो आज मेरे ख्याल से रेंज से बाहर आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरह से लॉन्ग्स जुड़े हैं तो मैं मानूंगा कि 128 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है, 140 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ओके, कावेरी सीड एक और स्टॉक है जो 4% मजबूत है आज के सेशन में, यहां भी ओपन इंटरेस्ट 15% से बढ़ा है, कोई खबर है नहीं लेकिन स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है, क्या किया जाए इन लेवल्स पर? 550 के पार निकला है अब। अनिल जी, अगेन ये स्टॉक में कंसिस्टेंटली हमने लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिले और चार्ट भी देखेंगे टॉप मूव का देखने को मिला है, तो स्टॉक मेरे ख्याल से नियर टर्म में डाउनसाइड कमी लग रहा है और बाहर डिक्लाइंस के वापस इसमें स्ट्रेटेजी की जा सकती है। और आज भी जो लॉन्ग्स बने हैं तो मेरा मानना है कि 535 का एक बार वापस स्टॉप लॉस लगाइए, ये मेरे ख्याल से 580 तक जाने की लक्ष्य लग रहा है। ओके, तो ये सलाह फिलहाल आपके लिए निकल कर आती हुई। वायदा कारोबार का रुख अगर आप फिलहाल ओवरऑल देखें तो शुरुआत से हमने सेलेक्टिवली मंदी की पोजीशंस बनती हुई देखी। सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स इस वक्त जो नजर आ रहे हैं जहां पे काफी ज्यादा बिल्डअप है और शायद दूसरे दिन है कहना चाहिए, बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट बिल्डअप दूसरे बैंकिंग काउंटर्स पे भी प्राइवेट बैंकिंग में खासतौर पे देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक पे करीब 10 से 11% का बिल्डअप है। क्या कहेंगे राहुल? आई थिंक एब्सोल्युटली राइट, और यही स्टॉक रहा था प्रदीप जी एंटायर प्राइवेट स्पेस के अंदर जो मेरे ख्याल से लगा रहा था ये पूरी बैंकिंग की रैली में, तो सबसे पहले गेन्स उसने ही दे दिए जो चढ़ा था उसमें। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग अनवाइंड देख रहे हैं, फ्रेश शॉर्ट भी किए जा सकते हैं स्टॉक के अंदर 282 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा मानना है 262 तक लक्ष्य आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। ओके, आइडिया, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं राहुल, क्योंकि काफी लोग दोनों तरफ शायद फंसे हैं आइडिया के काउंटर में, पहले तेजी करके बाद में मंदी करके, ऊपर में 117 के आसपास, नीचे में 92 के आसपास फ्यूचर्स गए, अब ये 100 के आसपास 99 पर ट्रेड कर रहा है। क्या इसकी तेजी खत्म हो गई है, समझना ठीक है, कैसे ट्रेड करेंगे आप? अनिल जी, मेरा मानना है कि तेजी डेफिनेटली खत्म हो चुकी है स्टॉक के अंदर। आई थिंक जिस तरह से मोमेंटम बिल्टअप हुआ था स्टॉक के अंदर वो आज डेफिनेटली अनवाइंड्स देखने को मिल रहे हैं और काफी हद तक शॉर्ट्स भी बिल्टअप देखने को मिल रहा है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी देखने को मिला है आइडिया के अंदर। तो मैं मानूंगा डेफिनेटली शॉर्ट करके चलिए, अभी मेरे ख्याल से 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 90 तक फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है आइडिया के अंदर। ओके, ये आइडिया गिर के कितना आ सकता है वापस नीचे, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो पुराने 70 के आसपास के लेवल आ जाएंगे क्या, या थोड़ा ऊपर रुक जाएगा? मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर रुक जाएगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में वो भी आ जाएगा 70 के आसपास। ओके, तो यहां पर गिरावट काफी हद तक आ सकती है, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज पिछले कई दिनों से बनी हुई थी, बल्कि कुछ हफ्तों से बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया है आइडिया ने। तो फिलहाल रुख तो ब्रेकडाउन का ही है, कमजोरी दिखाई देगी, इसलिए बेचने की राय हमारे लिए सामने आती हुई। राहुल, आपसे लेंगे इजाजत, कोई डिस्क्लोजर्स? जितने भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया मैंने, रिकमेंडेशन, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, पोजीशंस नहीं है उसके अंदर। शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के किरण जाधव जुड़ेंगे हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के किरण जाधव अब जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का ही। संदीप, सबसे पहले तो आज स्टॉक पे पूरे बाजार की नजर है आइडिया, क्या कॉल दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? अब तो सारी खबरें सामने आ गई। देखिए, मैं 3-4 दिन पहले मॉर्निंग शो था और अनिल जी के साथ शो कर रहा था, तभी मुझे 114-15 के लगभग भाव था, तो मुझे अब ऐसा लग रहा था कि 130-35 जो भी ये भाव आए थे तो वहां पे भी स्टीम नहीं लग रहा था मुझे, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि अब जो भी होना था सब कुछ हो चुका है, सारी चीजें क्लियर है, एंटरप्राइज वैल्यू और ये सब कुछ। तो मेरी राय में तो यही रहेगा कि अब कहीं ना कहीं कंबाइंड एंटिटी के जो शेयर्स आएंगे और वह सब की वेट करना पड़ेगा, बट अब कोई भी ऐसा रहा नहीं कि इसमें अब इन्वेस्टेड रहें। मेरे हिसाब से एग्जिट कर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सब कुछ सबको पता चल गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि फाइनली किस प्राइस पर वैल्यूएशन करके डील की गई। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि
ऐसा छुपाने वाला क्या चीज है कि बता दें भाई क्या वैल्यूएशन किया है, एग्जैक्टली बता दें कि क्या भाव है, किस तरह से डील हुई है। ये अभी तक भी असमंजस वाला मामला है। बिल्कुल, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि दोनों कंपनियों को बराबर वैल्यूएशन पे रखा गया है, लेकिन उसके बाद आप स्टेक देखिए तो अलग अलग आ रहे हैं और आगे ऑप्शन लिया हुआ है शेयर खरीदने के लिए। राइट कि 130 रुपए पर वो अगले 4 साल में 9.5% तक हिस्सेदारी खरीदेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो वोडाफोन अपनी हिस्सेदारी बेच देगा। मतलब बाकी सारे भाव आ रहे हैं कि अभी 5% जो हिस्सेदारी खरीदी थी वो 108 रुपए 75 पैसे कुछ में थी, कोई वैल्यूएशन 72 रुपए का निकाल रहा है, कोई 110 का निकाल रहा है, उसमें भी कंफ्यूजन है। टावर बिजनेस मिला कर है, हटा कर है, पता नहीं। एक बार में साफ कर दे कि इस प्राइस पर भी अल्टीमेटली आगे पीछे तो पता चलना है। ऐसा तो है नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन जैसे जो पता नहीं चलेगी, क्योंकि वोडाफोन लिस्टेड नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, और वोडाफोन इंडिया जिसके साथ मर्जर हो रहा है दरअसल वो लिस्टेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास साफ तौर पे कोई कंपेयर करने का भी मौका नहीं है, हम पकड़ पाए। तो ये जो संदीप इतना कंफ्यूजन है इसमें, फिर क्या मतलब? एक चीज तो पक्का हो गई कि ऊपर में तो नहीं होगी। अगर बहुत अच्छी प्राइस पर डील हो रही होती तब तो मैनेजमेंट सामने से आके कह देता है कि देखिए 130 में कर रहे हैं, 135 में कर रहे हैं। वैसा तो लग नहीं रहा। फिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? फिर इसका मतलब जिनके पास है 100 रुपए में भी बेच दें। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए अनिल जी, इतना कंफ्यूजन है, और जिस तरीके से जिस दिन ये मर्जर की न्यूज आई थी तो मैं था आपके चैनल पे और बातचीत हो रही थी, और जिस तरीके का स्पाइक आया, बट अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है देखिए ये एक वोडाफोन के लिए एक रिवर्स मर्जर वाली स्ट्रैटेजी है, लिस्टिंग की एक स्ट्रैटेजी है, और कहीं ना कहीं आइडिया में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इतनी ज्यादा वैल्यू हो कि बहुत अच्छी प्राइस वोडाफोन दे देगी। और सर्टेनली इसमें ये तो क्लियर है कि वोडाफोन का अपर हैंड है और रहेगा भी, क्योंकि आइडिया स्टैंड अलोन बेसिस पे अब ये चल नहीं पा रही थी, और जिस तरीके से मर्जर के पहले इनके मंथली नंबर्स और जो भी फिगर्स आने लगे थे वो बहुत ही खराब थे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई प्राइसिंग मिलेगी। सो जो भी अब ये है, मार्केट भी इनफैक्ट काफी कंफ्यूज्ड है, लेट्स सी, और अलग अलग प्राइसेस और अलग अलग वो आ रही है। बट बाकी सारे फिगर्स जो सामने आ रहे हैं, 82,000 करोड़ और 72,000 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यूज और ये सब, उन सबको देख के लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं सारी चीजें प्राइस इन होती हुई लग रही है, और एग्जिट करना ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। ओके, तो आपके लिए निकलने की सलाह है यहाँ पर फिलहाल। हालांकि इतना वैल्यूएशन समझने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। मैनेजमेंट ये जरूर कह रहा है कि ये वैल्यू एक्रेटिव है। कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कंबाइंड एंटिटी जो है वो अपनी एक्सपेंशन के लिए फंड खुद से जुटा लेगी। शायद लोन जिस तरह से आइडिया पे काफी हद तक है वो आगे नहीं होगा, ऐसी उम्मीद यहाँ पर मैनेजमेंट की ओर से ये सारे संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन इक्वल पार्टनरशिप तो है, पर वैल्यूएशन को लेकर असमंजस। स्टॉक आज काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है, आप देख सकते हैं 123 से लेकर के और 94 94.5 तक की रेंज हमने दिन के दौरान मार्केट में आते हुए देखी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जहां पर आज आपको बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम दिख रहे हैं, उनमें शिपिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है। और आज दरअसल सरकारी कंपनियों में काफी इंटरेस्ट है, कमजोर मार्केट में ये एक सेगमेंट है जो चल रहा है। शिपिंग के चार्ट पे किरण अगर आपकी नजर हो, क्या कहेंगे? आज देखिए जो वॉल्यूम है, ओके किरण फिलहाल हमारे साथ नहीं है। संदीप, इस पे नजर रखते हैं क्या? शिपिंग कॉर्पोरेशन पे कोई व्यू देंगे आप? करीब 2 हफ्ते का वॉल्यूम हुआ है आज। रखते देखिए प्रदीप जी, एक चीज तो है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन 60-62 रुपए के लगभग से अभी ये रनअप दिया है। डाउनसाइड रिस्क बहुत कम थी, और जिस तरीके से सीपीएसई ईटीएफ एक आया था और अभी फ्राइडे को या थर्सडे को जो क्लोज हुआ उसमें भी रिस्पांस अच्छा था, और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ईटीएफ्स और लॉन्च हो गए पीएसयूज के, तो उससे भी एक तो पीएसयूज को लेकर रुझान काफी पॉजिटिव हो रखा मार्केट में। दूसरा यह है कि शिपिंग में अगर आप देखें बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को, तो पिछले कुछ महीनों में इनफैक्ट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और मेरे हिसाब से काफी अब आने वाले दिन भी ठीक ही रहने चाहिए तो शिपिंग सेक्टर के लिए। और बट यही है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट को देखें तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग बैलेंस शीट नहीं है, बट बुक वैल्यू के लिहाज से देखें तो काफी अंडर प्राइस्ड है स्टॉक प्राइसेस। सो इसलिए मैं यही कहूंगा कि एक बार होल्ड करके रखें, और करीब 85-90 के लेवल्स आए तो वहां पे एग्जिट लिया जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। ओके, तो ये है राय। इस वक्त आईटी शेयर आज फिर से कमजोर होते हुए दिखे हैं, थोड़ा खास तौर से इन्फोसिस वगैरह में काफी दबाव बना है। टीसीएस भी नीचे 2% नीचे, विप्रो नीचे। आज एचएल टेक की बोर्ड बैठक है बायबैक पर, लेकिन उसके बाद ये भी थोड़ा ऊपरी से फिसलता हुआ दिखा।
क्या करना चाहिए इनमें? HCL टेक स्पेशली संदीप जैन साहब बताएं। देखिए, ये तो शायद अब अपने हाईज पे चल रहा है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा लगता है। ये तीनों चारों जो भी स्टॉक्स है, हालांकि आईटी स्टॉक्स की पिटाई हुई है और बहुत अब अट्रैक्टिव लगने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें वैल्यू नहीं है, बट चूंकि करेंसी इतना स्ट्रांग हो चुका है रुपी डॉलर के सामने और उम्मीद से ज्यादा, और इनफैक्ट 2-3 दिनों से और भी जिस तरीके के कंसोलिडेशन दिखा रहा है लोअर लेवल्स पे, तो ऐसा लगने लगा कि बहुत ज्यादा जो एक साथ आरबीआई के इंटरवेंशन और ये सब का जो एक रहता है वो भी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा और बहुत ज्यादा स्पाइक भी डॉलर में आती हुई नहीं दिख रही है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। बाकी HCL टेक इज अ गुड स्टॉक, सर्टेनली मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और बाकी TCS और इन्फोसिस में मुझे ऐसा लगता है कि TCS कैन डू बेटर, बिकॉज वहां पे भी बाईबैक के जो प्राइसेस है वो भी अच्छे थे और अट्रैक्टिव भी लगते हैं इन लेवल्स पे। ओके, टायर कंपनी आज फोकस में बनी हुई है और टायर इंपोर्ट पर जल्द ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है, इस तरह की खबरें हैं। इस पर फैसला लेने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 28 मार्च को टायर कंपनियों की एक बैठक भी बुलाई है, लेकिन इंडस्ट्री इस कदम पर दो खेमे में बंटती नजर आ रही है। सवाल यह है कि टायर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए या नहीं, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ टायर डीलर्स फेडरेशन के SP सिंह और आत्मा के डायरेक्टर जनरल राजीव बुद्धिराजा जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है इस डिमांड के पीछे? देखिए, ये जो चाइना से रेडियल ट्रक पर टायर्स आ रहे हैं इंडिया में, ये यहाँ बहुत ही ज्यादा डंपिंग हो रही है इन टायर्स की। और अगर हम पिछले 3 या 4 साल में देखें तो ये टायर्स की वॉल्यूम इतनी बढ़ गई है कि रिप्लेसमेंट मार्केट का लगभग 35 से 40% टायर जो है वो चाइना से डंप होके यहाँ आ रहा है। तो इसके खिलाफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने चाइनीज टायर का हिस्सा बढ़ा है, ये तो एक बात है, लेकिन ये डंप हो रहा है, ये क्यों कहते हैं आप? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्राइसेस पे टायर यहाँ आ रहे हैं वो इतने कम हैं दाम कि वो, अगर आप देखेंगे तो वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस को अगर लिया जाए तो उससे भी कम वैल्यू पे या उससे कम प्राइस पे आ रहे हैं। और इसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन होता है DGAD के द्वारा, जो कि जिसके लिए आत्मा ने और टायर कंपनी ने एक पिटीशन डाला था DGAD का के पास, और उसकी ये जो 28 तारीख को एक ओरल हियरिंग की गई है। ओके, ठीक बात है। सिंह साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या वाकई में चाइना से इतनी डंपिंग हो रही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़े? देखिए, ऐसा है कि हम लोग ये प्रिज्म है अपनी उसी नजर से देखते हैं जो हमें पसंद आता है जी, है कि नहीं। सवाल यह है कि एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन पिछले साल मई में शुरू हुआ और इस मई में उनको रिपोर्ट देनी है। 12 महीने की उनकी समय सीमा है। और वो जो सुनवाई है मात्र मैन्युफैक्चरर्स की नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स की हो रही है, चाहे वो इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, चाहे डीलर है, और भी लोग हैं। तो ये सुनवाई कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट नहीं है जिसको लेके ये एक्साइटेड हो जाएंगे कि साहब एंटी डंपिंग उस दिन लगेगी और शाम को आपकी जेब में ऑर्डर आ जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी एंटी डंपिंग 2010 में लगी थी TVS ट्रक्स बस रेडियल टायर के ऊपर, और 2011 में अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये रिजेक्ट हो गई थी, है। और उस 5 सालों में आप देख लीजिए कि इनके प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई इंजरी हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लगाई है इन्होंने। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भी ये लोग कोई नेगेटिव, जबकि पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है नेगेटिव है। बहुत एंटी डंपिंग ड्यूटी तभी लगती है जहां पर अपनी इंडस्ट्री को इंजरी हो, नुकसान होने की सबूत साफ तौर पे पुख्ता हो। राजीव बुद्धिराजा साहब, ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस हियरिंग में? इनकी बात सुनिए सिंह साहब, इनकी बात सुनिए। इंजरी का लिंक होता है, दैट इज व्हाट वाज रिजेक्टेड इन 2011। सिंह साहब, पहले आप जरा सुने, मिस्टर बुद्धिराजा क्या कहते हैं आप? जी, देखिए, ये जो इंजरी का सवाल है, ये फैक्ट है कि टायर इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में जितना इन्वेस्टमेंट किया है इंडस्ट्री में, इतना शायद आज तक कभी भी नहीं हुआ होगा। 32,000 करोड़ करीब इन्वेस्टमेंट गया है, जो कि मेनली ट्रक, बस, रेडियल और पैसेंजर कार कैटेगरीज में हुआ है। लेकिन ये चाइनीज टायर की वजह से ये जो कैपेसिटी जो क्रिएट हुआ है इंडिया में, ये पूरी तरह से यूटिलाइज भी नहीं हो पा रहा। इस वक्त क्या है यूटिलाइजेशन लेवल इंडस्ट्री लेवल? इंडस्ट्री का यूटिलाइजेशन लेवल सबसे भी नहीं है, इससे भी कम आ गया है।
हालांकि ये वो सेगमेंट है जहां पे 100% यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री का होना चाहिए, क्योंकि इतना स्टेट ऑफ द आर्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया है, डिमांड भी उसी सेगमेंट में है, और वो जितना भी डिमांड रिप्लेसमेंट मार्केट का है, क्योंकि जो चाइना से माल आ रहा है, ये ट्रक टायर्स आ रहे हैं, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट मार्केट में जा रहे हैं। तो जितना भी ग्रोथ रिप्लेसमेंट मार्केट में हुआ है, वो तकरीबन सारी की सारी ग्रोथ जो है वो चाइना की डंपिंग की वजह से उन टायर्स को चली गई है। और आप जानते हैं कि ये कमर्शियल सेगमेंट जो OEM का है, जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का है, वहां पे एज इट इज स्लो डाउन चल रहा है काफी कारणों से। तो इंडस्ट्री के लिए ये एक डबल वैमी है कि एक तरफ तो OEM सेगमेंट की ग्रोथ जो है वो बड़ी ही म्यूटेड और लिमिटेड है, और जो रिप्लेसमेंट डिमांड जहां पे ये बताइए, जो सिंह साहब कह रहे हैं कि क्या तमाम कंपनियों की मार्जिन घट रही है, अगर आप हमें कोई आंकड़ा दें कि 2 साल पहले क्या थी और आज क्या है। देखिए, स्पेसिफिक मैं, क्योंकि मैं एसोसिएशन से हूं, मैं इंडस्ट्री की फाइनेंशियल्स पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो इंडियन टायर इंडस्ट्री है उसके फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल टायर कंपनीज हैं उनसे कोई ज्यादा बेहतर नहीं होंगे। आज तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका केस पुख्ता है कि नहीं है। देखिए, जो निवेशक या ट्रेडर्स हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं फिलहाल, और वो ट्रेड करना चाहेंगे, उनको उम्मीद होगी कि आपकी बात सरकार मान लेगी। तो आपके पास जो लॉजिक है वो, अगर आप आंकड़े देंगे सरकार को तो आंकड़े देने पड़ेंगे सर, उसके बिना तो आपकी बात मानी नहीं जाएगी। वो सब आंकड़े जो है वो कंपनीज ने अपनी कॉस्ट और प्राइस और जो कैपेसिटी के और सारे जो ठीक बात है। तो चलिए सिंह साहब, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को जो बैठक है उसमें तमाम जो संबंधित पार्टियां हैं, जिनका स्टेक है, वो सब लोग शामिल होंगे, आप अपनी बात कैसे रखेंगे? आपका क्या सबसे मजबूत लॉजिक होगा सरकार के सामने कि क्यों एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम फ्री एंड फेयर प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज में बिलीव करते हैं। ठीक है, हम ग्राहक और मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर सबके उतने ही नजदीक हैं। और ट्रक टायर जो है उधार बिकता है रिप्लेसमेंट मार्केट में, और ग्राहक तभी लेता है जब उसको वो टायर प्राइस रीजनेबली प्राइस्ड है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। दूसरी बात क्या है कि क्या वो बाहर के टायर सस्ते हैं या यहाँ के टायर महंगे हैं, इशू ये है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने जब 2010 और 14 के बीच में बेतहाशा दाम बढ़ाए, रॉ मटेरियल उस वक्त तो आसमान छू रहे थे, प्राइस 242 रुपए केजी रबड़ हो गया था नेचुरल, और $115 पे क्रूड था। आज वो क्रूड 50 रुपए है, 30 पे भी जा चुका है। नेचुरल रबड़ प्राइस 90 रुपए जा चुके हैं। इस वक्त इन्होंने दोनों के पैसे नहीं काम किए, तो उसका नतीजा क्या है कि इनको भी कंपटीशन तो फील कर ही नहीं रहे हीट ये। अगर उनके सुनसे आने से कंपटीशन होता तो ये प्राइस क्रैश करते इनके। अब आप देखिए कि जनवरी में इन्होंने फिर प्राइस इंक्रीज करनी है 2 से 7% की। इसी तो प्राइस इंक्रीज करना किसी मैन्युफैक्चरर का हक है, रॉ मटेरियल दाम बढ़े ना बढ़े। लेकिन कंपटीशन का हालत यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी फाइनल रिपोर्ट में लिखा हुआ है, 178 पेज की है, कि भी इन्होंने प्राइस रिगिंग करते हैं और ये कार्टेलाइजेशन करते हैं। तो आप मार्केट को अगर आप बांध के रखेंगे और बाहर से ऑलरेडी 80% जो क्रॉस प्लाई टायर है वो उस पर एंटी डंपिंग लगी हुई है, 20% बाकी पे ये लगवा देंगे, तो पूरी वॉल क्रिएट करना चाहते हैं टैरिफ की और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन की। तो ये कंपटीशन फेस करें। अगर आपने फैक्ट्रियां लगाई हैं, आप दुनिया भर में जाके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, बिरला टायर खरीद लिया इन्होंने जेके ने, तो अगर आपको पोसा नहीं रहा तो आप क्यों कंपनी खरीदे जा रहे हो? आप कैपेसिटी जब खरीद करते हो तो आपको कहीं और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। रहा मार्केट का, अगर OEM का तो टाटा अशोक लेलैंड की गाड़ियां बिकने में दिक्कत हो रही है, तो ट्रांसपोर्टर जो है पोस्ट डिमोनेटाइजेशन में परेशान नहीं हुए? आप देखिए कि अक्टूबर में 455 कंटेनर आए थे ट्रक बस टायर रेडियल के, अब फरवरी में 182 रह गए हैं। इसमें जो है बिरला टायर जो है वो भी इंपोर्ट करता है बाहर से, इनका मेंबर है एटमा का। अब बिरला टायर इंपोर्ट करे तो व्यापार है, दूसरा कोई इंपोर्ट करे और बेचे मार्केट में, तो वो रिप्लेसमेंट मार्केट में गलत बात है। तो इनको डबल स्टैंडर्ड अडॉप्ट नहीं करने चाहिए। कॉस्ट की बातें होती हैं, वो टैरिफ कमीशन ने भी कोई इनके लिए कोई कम्प्लीमेंट्री नहीं कहा है। तो प्रश्न ये आता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हम बाहर से टीवी पे बैठ के तो कर नहीं सकते हैं, वहां जाके इनको भी बोलना होगा। और अगर ये सच है और ये प्रूव कर देते हैं तो एंटी डंपिंग लगने में हम उसमें कैसे आ सकते हैं? अगर हम और दूसरे लोग जो है यूजर भी जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर भी जा रहे हैं, अगर वो
लोग जाएंगे, इंपोर्टर भी जाएंगे, वो जस्टिफाई करेंगे। तो ये जो 28 तारीख होगी उसके बाद वो पूरा मामला गवर्नमेंट देखेगी, फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आएगा और उसके बाद वो अगर एंटी डंपिंग लगनी है कि नहीं लगनी है, अगर हो भी जाएगी तो इट विल बी चैलेंज बिफोर द ट्रिब्यूनल। इट वाज आफ्टर इन्होंने सेफगार्ड ड्यूटी के लिए गए थे ट्रक वास रेडियल पे, ये 2015 में उन्होंने मना कर दिया कि आपका केस नहीं बनता। इससे पहले 2009 में ये कार टायरों के रेडियल में गए थे, इस बार देखना होगा कि कितने तरीके से ये केस सामने रखा जाता है और फिर कामयाबी मिलती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो तमाम दोनों तरफ के तर्क आपने सुने ये अब सरकार के सामने रखे जाएंगे और सरकार को फैसला लेना है कि क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए या नहीं। लेकिन 3 बज चुके हैं और 3 बजे हर रोज हम आपको बताते हैं निफ्टी कॉल्स। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं इस वक्त क्या आ रही है हमारे एक्सपर्ट की राय। निफ्टी पर स्वाति होतकर कहती हैं आपको मंदी करनी चाहिए, 9040 के टारगेट 9170 पे आप लगाएं स्टॉप लॉस। ओके, और साथ ही सुमित बगड़िया ने भी हमें भेजी है निफ्टी पर उनकी खरीदारी की कॉल। 9050 का उनका स्टॉप लॉस है और 9200 9250 का टारगेट। किरण जाधव हमारे साथ बने हुए हैं। किरण, क्या है आपकी कॉल? मेरा भी लॉन्ग जाने का ही इरादा है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 9120 से लेके 9075। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन में बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 9060 का और टारगेट्स के लिए 9200 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। powermytrade.com के संदीप वागले साहब भी हैं हमारे साथ। वागले साहब बताइए, आप भी खरीदेंगे निफ्टी इस गिरावट में आज? अनिल जी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल खरीदेंगे। मुझे लगता है कि 9230 का मेरा टारगेट आना चाहिए अगले कुछ दिनों में, शायद कल नहीं, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9075। ओके, तो यह कॉल फिलहाल आपके लिए निफ्टी पे। खरीदारी की सलाह ज्यादातर आती हुई 9075, ये है इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे कि अभी आपने सुना हमारे एक्सपर्ट्स को कहते हुए 9075 से 9120 ये सपोर्ट रेंज कही जा सकती है और यहां से मार्केट बाउंस कर सकता है जो थकावट पिछले 2 सेशंस के दौरान यानी पिछले दिन और आज के ट्रेड में आपने देखी है। वक्त फिलहाल हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद बाजार पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए बीटीएसटी कॉल भी लेकर आएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार अब आखिरी मिनटों की तरफ 9120 होल्ड करते हुए मिड कैप इंडेक्स में अब भी तेजी है। हालांकि मार्केट ब्रेथ कमजोर होती हुई 3 लाख करोड़ के आसपास कुल कारोबार अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर मार्केट में खरीदारी सिलेक्टिवली स्टॉक्स में देखने को मिल रही है आज भी। और कुछ ऐसे स्टॉक्स आइए देखते हैं जहां पर पिछले कुछ मिनटों के दौरान वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए हैं और अच्छे खासे मूव। बामर लॉरी एक सरकारी कंपनी और यहां पर देखिए जैसे हम शिपिंग कॉर्पोरेशन की भी बात कर रहे थे, कुछ वैसा ही रुख यहां देखा जा रहा है। अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है स्टॉक में और काफी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक फिलहाल दिन के हाईज की तरफ दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं उछाल आता हुआ। तो लगता है कंपनियों में से एक, ये उन कंपनियों में से एक है जो जीरो डेट है, प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी है और अच्छा खासा कैश है। तो या तो कैश की उम्मीद में या बायबैक की उम्मीद में मेरे ख्याल से सारे शेयर चल रहे हैं, क्योंकि आज 2 और सरकारी कंपनियां इसीलिए आज से एक्शन में। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिनके लिए आज बोर्ड बैठक है बायबैक पर विचार करने की और हो सकता है वहीं से कोई संकेत लेकर ये पिछले देखिए आधा पौन घंटे में ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चार्ट पर एक राय ली जाए, खरीदेंगे कल के लिए वागले साहब बामर लॉरी? अनिल जी पैटर्न तो अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है लेके जाना चाहिए। ओके, आंध्र बैंक को लेकर भी यहां पर अब खबर आती हुई करीब 1100 करोड़ रुपए इसको मिलेंगे सरकार की ओर से पूंजी के तौर पे। देना बैंक सुबह से ही तेजी में है क्योंकि यहां पर खबर आई थी ये दोनों मिड कैप सरकारी बैंक वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ते और अट्रैक्टिव हैं। संदीप, क्या आप निवेश की राय देंगे आंध्र बैंक या देना बैंक में? बिल्कुल, देखिए अगर मैं सारी बैंक्स को एनालाइज जब कर रहा था पीएसयू बैंक्स में, तो मुझे आंध्रा बैंक सर्टेनली अच्छा ट्रेडिंग बेट भी लगा था और इन्वेस्टमेंट बेट भी लगा था। और अभी भी ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर कोई निवेश करेगा
तो सर्टेनली बड़ा पैसा बनेगा। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑलवेज लाइमलाइट में रहते हैं और सर्टेनली एक तरीके से नियर एफएमसीजी ब्रांड्स जैसे हो गए हैं और जिस तरीके की वैल्यूएशंस पे वो तो अच्छे है ही हैं, बट ऐसा नहीं है कि पीएसयू कजिन्स को भूल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल अब, क्योंकि अब उनका जो इलेक्शन वाला एजेंडा था वो अब होने के बाद अब सर्टेनली बैड बैंक और ये सारे जो एनपीएस और उन पे जब एक्शन में आएगी तो ये सेक्टर वापस से अच्छा रुझान में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है आंध्रा बैंक में बिल्कुल इन लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। और जो भी पीएसयू बैंक्स है जैसे कि एसबीआई है, वहां पे बाई ऑन डिक्लाइंस बड़े में तो बनता ही है, और पीएनबी, ये दोनों बैंक्स बड़ी में अच्छी लगती है और छोटी में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, ये दोनों पे ध्यान दिया जा सकता है। तो इस बीच देखिए बामर लोरी का स्टॉक डेज हाई पर आता हुआ दिख रहा है 245.50, ये है लेवल बामर लोरी का। इस वक्त बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, भारी भरकम वॉल्यूम देखिए, 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है 1.5 लाख शेयरों का, और आज वॉल्यूम हो चुका है 13 लाख शेयरों का। तो लगभग 9 गुना वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं बामर लोरी में, तो बड़े वॉल्यूम के साथ तेजी बनती हुई दिख रही है। बीएसई पर वॉल्यूम है 10 दिनों का 33,000 शेयरों का, हो चुका है अब तक 9,90,000 शेयरों के आसपास का, तो लगभग 20 गुना वॉल्यूम नहीं, उससे ज्यादा इनफैक्ट जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कारोबार होता हुआ दिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है देवेंद्र भाई आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं डी मार्ट के आईपीओ के साथ। कल जो लिस्टिंग होने वाली है, क्या अंदाजा है आपका, कितनी दमदार लिस्टिंग हो सकती है और क्या करना चाहिए लिस्टिंग पर, होल्ड, बाय और सेल? अनिल जी, गन पॉइंट क्वेश्चन है आपका। बेसिकली ये लिस्टिंग के अंदर जो हिसाब से फंड्स आए हैं वो हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक इन्वेस्टर का एक एपेटाइट काफी बड़ा है ये कंपनी के अंदर। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन है और उसके ऊपर मैं फंडिंग की कॉस्ट गिनूं तो शायद मेरे ख्याल से लगभग 200 रुपए के आसपास का प्रीमियम, उसके ऊपर शायद थोड़ा उसके आसपास का प्रीमियम हो सकता है ऑन द टॉप एंड प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो करीबन ऐसा समझ के चलते कि 550 के आसपास का प्राइस एक बार खुलना चाहिए। Now at this price, if you have to buy this company, it would be certainly not cheap. एक बात पक्की है। But given the kind of a growth rate in this particular business, मेरा ऐसा मानना है कि any correction post listing would be, I think, a meaningful opportunity to look into. So I think till that point of time, I'll reserve my comment as to what price one should get into. But I think corrective price, I think, would be an opportunity to buy into. Okay. संदीप, आप क्या राय दे रहे हैं? संदीप जैन। मेरे हिसाब से लिस्टिंग, ये आप शायद डीमार्ट के आईपीओ के बारे में पूछ रहे हैं या? मेरे हिसाब से तो देखिए लिस्टिंग तो जबरदस्त होने वाली है ही है। करीब 250 रुपए के लगभग का जो प्राइसेस सामने आ रही है, ग्रे मार्केट की प्राइसेस जो वेबसाइट्स और इन पे देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से देखिए जिस तरीके का रिस्पांस था और जो क्वालिटी है कंपनी में, जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है कंपनी में, और जिस तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी 40-50% के कैगड़ से, तो सर्टेनली ये सारी चीजें होनी थी और एक कीर्तिमान तो स्थापित किया ही है। बट मेरे हिसाब से देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर इन लेवल्स पे होता है और जिनके अलॉटमेंट आए उनके तो लॉटरी लगी है, तो वो सर्टेनली प्रॉफिट बुकिंग करे और फिर वेट करे। हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन आ जाए, क्योंकि इतना यूफोरिक भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी प्राइसेस एक साथ बढ़ जाएगी और 300 का सीधा 550 के लेवल्स के आसपास की लिस्टिंग होगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं सर्टेनली राय दूंगा। इंटरेस्टिंग बात यह कि इतना ज्यादा 2 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा इस आईपीओ में, इसका अंदाजा कम था। 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक का अंदाजा लगाया जा रहा था। तो अब उस हिसाब से फंडिंग कॉस्ट गिनकर देखेंगे तो जबरदस्त लिस्टिंग होने वाली। लेकिन इसमें 2 पॉइंट है प्रदीप। पहला तो ये कि किसी को भी उतना नहीं मिला जितना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 50-100 शेयर मैक्सिमम लोगों को मिले होंगे। तो अब वो देखना होगा क्या फंड्स इतनी छोटी क्वांटिटी होल्ड करना चाहेंगे या सोचेंगे अब 100 शेयर के लिए कौन ट्रैक करे, 1000 शेयर के लिए कौन ट्रैक करे, इससे बढ़िया हम या तो लिस्टिंग पर खरीदें। तो एक ऑप्शन तो वो होता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि बेचकर निकल जाएं, इतना हम अब 550 लिस्ट होगा तो कौन लेगा। तो मेरे ख्याल से एक बार की 550 रुपए के आसपास, मेरे ख्याल से 525-550 की रेंज में कहीं लिस्ट होना चाहिए। वहां पर अगर लगाए तो प्रॉफिट ले लेने में हर्ज नहीं। 550 के ऊपर तेजी बननी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लेवल ऐसे हैं जहां वैल्यूएशन बड़े महंगे हो जाएंगे। उसके बाद इंतजार करें आराम से, कभी 450-500 की रेंज में मिले तब खरीद लीजिएगा। लेकिन 525-550 की रेंज में, स्पेशली 550 प्लस होता है, तब तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। तो इस तरह का जो एक्सट्रीम यूफोरिया देखने को मिला है, और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि काफी
तेज ग्रोथ है और ग्रोथ को मार्केट प्रीमियम दे रहा है, इसकी वजह से आपको वैल्यूएशन ऊंचे मिल सकते हैं शुरुआती तौर पे, पर वो टिकेंगे कि नहीं? देवेंद्र भाई, आपको क्या लगता है? अगर आप इस पूरे सेक्टर का हाल देखें तो ज्यादातर किसी ने इसमें पैसा बनाया नहीं है। अब ये एक ही कंपनी है जिसको लेकर बहुत उम्मीदें हैं कि इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल अलग हैं, तो कितने वैल्यूएशन जस्टिफाई होते हैं? देखिए, करीबन 250-250 रुपए के बीच में प्रीमियम के ऊपर लिस्टिंग होता है, तो आई थिंक 550 के भाव के आसपास आई थिंक इसका वैल्यूएशन मेरे ख्याल से करीबन आई थिंक 45 टाइम्स 50 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो के आसपास आना चाहिए। दैट वुड बी कॉस्टली वैल्यूएशन फॉर श्योर। तो इसलिए थोड़ा कुछ रैशनलाइजेशन होता है वैल्यूएशन के अंदर, देन आई थिंक इट वुड बी मीनिंगफुल एफर्ट टू टेक। एट द सेम टाइम एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि आईपीओ में से जो फंड आ रहे हैं उसके अंदर से डेट रिटायर हो रहा है, तो जो डेट रिटायर हो रहा है उसके साथ में आई थिंक कंपनी के जो प्रॉफिट्स अगले साल के अंदर बिकॉज ऑफ द नॉन इंटरेस्ट पेमेंट आई थिंक विल स्टार्ट लुकिंग अप, so that could possibly surprise the investors on the upside as far as the profit of the company is concerned in the next year, and that could rationalize the price earning ratio also. That is why I said that I think if anything is available at a little bargain valuation after listing, there could be a meaningful entry into the stock. तो ये है इस वक्त डीमार्ट की कल दमदार लिस्टिंग होने की पूरी संभावना है, लेकिन इस बीच 3:15 हो चुके हैं और वक्त है बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कॉल्स का, और वो हम आपको बता दें। सबसे पहले आपके सामने आएंगे पुनीत किंद्रा की कॉल्स, और पुनीत क्या कह रहे हैं देख लीजिए। एक्सिस बैंक ये शॉर्ट करें आप कल के लिए 492 488, ये 2 लक्ष्य 511 का स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक होगा। यह है पहला स्टॉक उनका। दूसरा स्टॉक जो है औरोबिंदो फार्मा, यहां पर खरीदारी करने की राय 688 के स्टॉप लॉस के साथ 720 725 के टारगेट के लिए। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के बाई कॉल दे रहे हैं मदरसन सुमी पे, स्टॉप 365 पे, टारगेट 380 के। आईडीबीआई बैंक पे भी इनकी बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 75 का और टारगेट 83 के आ रहे हैं। किरण, आपके कॉल्स? मेरे भी 2 बीटीएसटी है। मुझे लगता है कि ओरिएंटल बैंक बहुत अच्छा दिखाई देता है चार्ट पे, और डेरिवेटिव डेटा भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे है, तो ओरिएंटल बैंक बाय करने की सलाह है। 129 के स्टॉप लॉस रखने चाहिए, 140 के लेवल्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा कावेरी सीड्स, जहां पे बाय रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस है 540 का और टारगेट्स के लिए 588 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल तक। ओके, वागले साहब आपके क्या है, बीटीएसटी एसटीबीटी या दोनों? नहीं अनिल जी, दोनों बीटीएसटी है। पहला होगा बाय इन डीवीज लैब, बाय करके 789 के स्टॉप लॉस से बाय करके चले 807 का टारगेट होगा, और दूसरा होगा बाय इन टोरेंट पावर, स्टॉप लॉस 212, टारगेट 221। ओके, तो ये दोनों कॉल्स फिलहाल आपके लिए आते हुए हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से ये बीटीएसटी और कुछ एसटीबीटी आइडियाज भी आज के दिन आपके लिए फिलहाल आ रहे हैं। आखिरी मिनटों के दौरान आइए देखते हैं बाजार का रुख कैसा है। 9120 जो लेवल हम देख रहे थे वो लगातार बना हुआ है। निफ्टी बैंक भी 21,100 के ऊपर टिका हुआ है। मार्केट ब्रेथ जरूर कमजोर है, लेकिन हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर आपको बताएगा कि सेलेक्टिवली काफी खरीदारी भी हो रही है। आखिरी मिनटों में खरीदारी का रुख आईटीआई पे अब आप देखिए करीब 8% ऊपर ये स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बात जहां बीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर की चल रही है, सरकारी कंपनियों के रिवाइवल पर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, और ऐसे में ये स्टॉक करीब 8% ऊपर आज ट्रेड करता हुआ। संदीप, क्या व्यू रखते हैं आप? संदीप जैन। नहीं देखिए, हाँ कुछ तो होने वाला है ही है सर्टेनली। देखिए, ये सारे सरकारी कंपनियों में एक साथ बड़ा मूव आया, और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक सेल की बात हो रही है, बामर लॉरी भी आज चला है, हालांकि वो तो लॉजिस्टिक्स में भी है, और कुछ तो बैलेंस शीट भी बहुत मजबूत है, डिविडेंड यील्ड बहुत जबरदस्त है वहां पे, वो इसलिए चल रहा है। बट ये आईटीआई और एमटीएनएल और ये सब की मर्जर की बात हो रही है, इन सब में ये प्योरली न्यूज ट्रिगर बेस्ड स्टोरीज है, फंडामेंटल्स और बिजनेस के लिहाज से कुछ विशेष है नहीं, और जिस तरीके की एसेट बेस इनके पास है, इन सबको देखकर ही होगा। एंड सर्टेनली देखिए, सरकार ने इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान भी किया कि ये जो पीएसयूज के एसेट्स जो बेचने का जो क्राइटेरिया था, उन सब पे कुछ कुछ क्लैरिटी भी आई है रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑल्सो, और कैसे बिकना, और इन चीजों पे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से देखिए आज आरसीएफ भी चला है, टाटा कम्युनिकेशन में भी ऐसा कुछ हुआ था कि प्योरली सरकारी स्टेक का जो पोर्शन है उसमें कुछ होगा। तो ये ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही पीएसयू स्टॉक्स में एक तरीके से
पॉजिटिव रुझान है और कुछ कहीं ना कहीं सरकार सर्टनली पीएसयू स्टॉक्स पे ध्यान भी दे रही है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक सेल करने के लिए राइट भाव पे बेचेगी, तो वो एक कारण ऐसा लगता है कि ऑल द पीएसयू स्टॉक्स में एक्शन है। ये पीएसयू स्टॉक्स के एक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, खासतौर से आप देखिए ओबीसी, देना बैंक में आज 600 करोड़ की पूंजी की बात की रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैं कहीं खबर देख रहा था, आंध्रा बैंक को लेकर भी खबर आ रही है। आंध्रा बैंक में भी 1100 करोड़ के आसपास की कैपिटल इन्फ्यूजन की बात सरकार कर रही है और मुश्किल से कितना 3700-3800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आंध्रा बैंक उस लिहाज से अच्छा, इसी वजह से पिछले कुछ मिनटों में तेजी में आया। आंध्रा बैंक का चार्ट देखिए, जी हाँ, ये आंध्रा बैंक में 1100 करोड़ आना मेरे ख्याल से कितना, लगभग 30% के आसपास की मार्केट कैप जितनी कैपिटल आ रही है, ये बड़ी साइज। ये जो पूरी प्लान है वो इसके इम्प्रूवमेंट पे डिपेंड करेगी, शर्तों पे आधारित है ये इन्फ्यूजन, और जितना ये अपना घाटा कम कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे, उस लिहाज से आएगा। तो ये शायद थोड़ा सा आउटर साइड में पूरा आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि करंट मार्केट प्राइस पे नई सरकार प्राइसिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन पैसा मिलने की संभावना है परफॉर्मेंस, क्योंकि जैसे सरकार की नीति यही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ही होगा। जो बैंक अपना कारोबार सुधारेंगे उनको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। तो वागले साहब, इसके चार्ट्स देखकर बताएं, क्या आंध्रा बैंक खरीदा जा सकता है? कि अगर 1100 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन है तो फिर ये बड़ी बात है इस बैंक के लिए, बताएं। अनिल जी, पैटर्न तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं 58 को ब्रेक करने के लिए वेट करूंगा। और पैटर्न वाइज ये स्पेस में मुझे ओरिएंटल बैंक पसंद है। आई थिंक किरण ने वो कहा था, मुझे भी वही पसंद है। क्लियर ब्रेकआउट उसमें ऑलरेडी आ गया है। ओके, तो यह है स्ट्रैटेजी फिलहाल आपके लिए। मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी हैं जो आखिरी मिनटों में तेजी दिखा रहे हैं। क्या इसमें एंट्री लेने का वक्त है किरण? आरसीएफ का चार्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आरसीएफ में दाव लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा, अभी 67 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 64 का और टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट 72-50 के रहेंगे, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। उधर बेचने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि 2014-2015 के टॉप से 72-50 के इन लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी, जो कि बियॉन्ड इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो 72-50 के ऊपर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके, और इस बीच आइडिया का शेयर एक बार फिर से आपके सामने लाएंगे। आखिरी मिनटों में बिकवाली का दबाव गहराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने सुबह से अपनी तेजी की पोजीशन लेकर रखी थी, अब वो थक कर खत्म करते हुए दिख रहे हैं। दिन के लो पॉइंट की तरफ फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 10% का जनरली, खैर इसमें सर्किट तो सुबह खुल ही गया था 5% और के लिए। वो जो सुबह 9-17-18 पे जो दिख रहा है, देखिए, नहीं, उसके शायद थोड़ा बाद में होगा, 9-15 से शुरू हुआ है। तो अब वापस से 10% स्टॉक का ये कमजोर हो चुका है 9740, और जनरली 10% की लिमिट होती है एफएनओ स्टॉक्स के लिए। तो अब कुछ मिनटों बाद 10% के बाद की लिमिट खुलेगी। जी हाँ, खुल चुकी है, लेकिन 10% ये स्टॉक कमजोर है। किरण, ये बताएं कि क्या इसे अब भी शॉर्ट किया जा सकता है? यदि हाँ, तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे? अनिल जी, बिल्कुल शॉर्ट करके चलना चाहिए। जब न्यूज आई थी जनवरी सीरीज में, तब ये स्टॉक ने बहुत अच्छी मूव दी थी, करीबन 70 रुपीज से 115 तक। उसके बाद पूरा टाइम करेक्शन चल रहा था और हम सारे के सारे एनालिस्ट सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपरी साइड पे एक ब्रेकआउट आएगा। आज वैसे ही सवेरे स्ट्रांग खुला और उधर ट्रैप होते नजर आए सारे इन्वेस्टर्स, और उसके बाद बिकवाली आई है। तो अभी भी डिलीवरी छूटी नहीं है, लॉन्ग पोजीशन छूटे नहीं है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि वापस एक बार ऊपर जाए। पर जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से इजीली हम अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में करीबन 85 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 85, 12 रुपए अभी और यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं। ये जहाँ से चला वहीं पहुंच जाएगा लगता है। जो संदीप भी कह रहे थे कि अब इसमें तेजी की, एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी दिक्कत अभी यही है कि तेजी का कोई रीजन नहीं है। क्या वजह से आप इसमें तेजी करेंगे? और ये मर्जर वगैरह की प्रोसेस जो है, भले ही ये मान ले कि बड़ा प्लेयर हो जाएगा, साइज हो जाएगी, लेकिन मर्जर की इंटीग्रिटी, आपस में मिलना जुलना, काम करना, 6 महीने 12 महीने का प्रोसेस है। तब तक कितना कंपटीशन और आएगा, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये भी सवाल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी आज भी जाते जाते आखिरी मिनटों में भी बिकवाली बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहाँ बिकवाली हो रही है? आप देखिए, फ्यूचर रिटेल, एक तरफ हम डीमार्ट की शानदार लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर लोग फ्यूचर रिटेल में पोजीशन काट कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जरूर लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली है। फर्टिलाइजर शेयरों की जो हम बात कर रहे थे, वहां पर आप देखिए एक स्टॉक है जीएसएफसी का,
और पिछले कुछ मिनटों में बहुत तेजी से चढ़ा है ये स्टॉक। हमने आरसीएफ पर नजर डाली थी, लेकिन जीएसएफसी का आप मूव देखिए, करीब 5% का स्विंग और कारोबार बेहतर हो चुका है। पिछले 10 दिनों के वॉल्यूम के मुकाबले करीब 15-20% ज्यादा वॉल्यूम आए हैं। पिछले कुछ मिनटों में वॉल्यूम बढ़ा है, नया 52 वीक हाई ये बनाता हुआ नजर आ रहा है। वागले साहब क्या कहेंगे? प्रदीप, लेकर जाना चाहिए। क्लियर ब्रेकआउट है, प्रायर स्विंग है जो 125 का लेवल है उसके ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और मैं समझता हूँ ये 132-133 तक अगले कुछ दिनों में जा सकता है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स या फिर मैकडॉवेल ये एक और स्टॉक है जो आज एक्शन में रहना चाहिए। सुबह खुला मजबूत था लेकिन दिन के लो पॉइंट की तरफ आया है। इसके चार्ट्स देखिए जरा किरण, क्योंकि क्या यहाँ शॉर्ट करना चाहिए? क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस था जिस पर यह फैसला होना था कि हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर के अंदर अंदर शराब की दुकानें नहीं हो सकती या होटल्स में सर्व नहीं की जा सकती, उस पर फैसला आना था, लेकिन ये केस आया ही नहीं, ऐसा लग रहा है। अब फिर से टल गया है, अब पता नहीं वापस कब आएगा, क्या होगा। तो जो तेजी की पोजीशन सुबह फर्स्ट हाफ में बनी थी अब धीमे धीमे कम होती नजर आती। क्या ये एक शॉर्ट कैंडिडेट है? अनिल जी, वॉल्यूम्स नहीं है तो अगर वॉल्यूम्स नहीं है तो डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्का और करेक्ट हो सकता है, पर कन्विक्शन नहीं है कि जहां पे एक अच्छी मूव ऑन द साउथ मिल जाएगी। तो मेरा मानना है कि अवॉइड करे तो ये अच्छा रहेगा इस स्टॉक में। अवॉइड करने की राय फिलहाल आपके लिए आती हुई। इसके अलावा आप देखिए एक और स्टॉक है ब्लू स्टार का, जहां पर हमने नए 52 वीक हाई फिर से बनते हुए देखे हैं। लगातार ये नए हाईज बना रहा है। पिछले हफ्ते ही इसमें हमने एक ब्रेकआउट जैसा मूव बनते हुए देखा था और उसके बाद ब्लू स्टार का शेयर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये करीब 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम अगर आप देखें आज के दिन करीब 2 हफ्तों का वॉल्यूम होता हुआ नजर आया है। संदीप जैन साहब, क्या नजर है आपकी इस पे, क्या कॉल देंगे? देखिए, ये सब स्टॉक्स तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट वाली आइटम्स हैं और इनफैक्ट जिस तरीके से इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो भी एयर कंडीशनिंग में डील करते हैं और जो भी इन टाइप के स्टॉक्स हैं तो वो चलने वाले हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले हिटाची भी रेकमेंड किया था, सिम्फनी था, बट ये भी बेहतरीन लगता है ये स्टॉक और मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से भी जो जिस तरीके की ब्रांडिंग है और जिस तरीके के फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से बहुत महंगा लगता नहीं है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस बिल्कुल बनता है ये स्टॉक। और इस बार जिस तरीके की मौसम में भी जो आ रही है और ऐसा प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कि टेम्परेचर्स बहुत हाई रहेंगे तो इन लोगों के प्रोडक्ट्स अच्छे बिकेंगे। तो आई फील कि बिल्कुल निवेशित रहे और जो ले सकते हैं बाय ऑन डिक्लाइंस का ले। और क्योंकि आज सर्टेनली चढ़ा हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली ग्रैब करें, बट बाय ऑन डिक्लाइंस का है। ओके, गिरावट में खरीदारी करने की राय, न कि उछाल में और भागें। ये तमाम कभी पहले सिम्फनी भागा था, अब ब्लू स्टार तो लोग अपग्रेड हो रहे हैं कूलर से एसी की तरफ। शेयर्स में तो कम से कम गर्मियों का असर साफ तौर पर दिख रहा है लोगों के पोर्टफोलियो पर। यहाँ पर तेजी होती दिख रही है। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर तो मिड कैप फार्मा शेयर कहे जाएंगे। कावेरी तो नहीं, डीवीज, ग्रेन्यूल्स, औरबिंदो फार्मा, स्ट्राइड्स, ये तमाम शेयर काफी तेजी से भागे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ इन तमाम शेयरों में दिखा है आज के सेशन में। और उसके बाद है मिड कैप सरकारी बैंक। आज का स्टार परफॉर्मर तो ओबीसी, लेकिन उसके अलावा आप देखिए आंध्रा बैंक, उसके अलावा आईडीबीआई, ये तमाम शेयर काफी मजबूत है। इनमें रिकैपिटलाइजेशन के दम पर कोई शेयर पसंद है आपको? संदीप जैन साहब, क्या खरीदेंगे आप, आंध्रा या फिर ओबीसी, देना बैंक? अभी जब बातचीत हो रही थी प्रदीप जी से ही और जो सवाल आया था, मुझे आंध्रा बैंक सर्टेनली बहुत अच्छा लगने लगा है। जो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के लिहाज से भी देखे और अगर इन जो कि ये काफी ट्रेडिंग वाले आइटम और एफएनओ वाली आइटम तो कई बार चार्ट्स भी देखना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी देखना पड़ता है। तो इस स्टॉक में मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन दिखता है। 54, 54.5 नीचे, इससे ज्यादा जल्दी जाता हुआ नहीं लग रहा है। और जिस तरीके के पैटर्न्स बना रखा है ये अच्छा एक ब्रेकआउट और अच्छा एक स्पाइक दे सकता है। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को देखते हुए लगता है कि बेस्ट पिक तो सर्टेनली आंध्रा ही है। और जिस तरीके से आपने भी काफी डिटेल्स में डिस्कस किया कि 1100 करोड़ का जो इन्फ्यूजन होगा, तो सर्टेनली मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स काफी मैटर करते हैं। बैलेंस शीट्स पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। सो आई फील कि बिल्कुल बने रहना चाहिए और जिन्होंने लिया नहीं है वो लेने की भी रिस्क ले सकते हैं।
ओके, ब्लू स्टार की तरह एक और इम्पोर्टेंट स्टॉक जिसकी आज हमने चर्चा नहीं की लेकिन एक नजर जरूर डाली जाते जाते, वो है बजाज फाइनेंस। जैसे संदीप कह रहे थे, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है बजाज फाइनेंस में। खास बात यह है अनिल कि सितंबर में यहाँ पर आपको याद होगा कि स्प्लिट हुआ था ये 10:2 और बोनस था 1:1। ये सब कुछ होने के बाद जो एडजस्टेड प्राइस आता है वो आता है करीब 1184 रुपए का, और उसके बाद आज इसने यहाँ पर करीब उसी लेवल को छुआ है, पार करने की कोशिश की है अब से कुछ देर पहले। हालांकि लगता नहीं कि उसके ऊपर क्लोज आएगा, लेकिन कुल मिलाकर उस लेवल पर हम लौट आए हैं और इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बजाज फाइनेंस के वो पुराने वाले लेवल आज हमने आते हुए देखे हैं। इसके अलावा जाते जाते कुछ और स्टॉक जहां पर खरीदारी हुई, ग्रुप फाइनेंस, टोरेंट पावर, इन पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। और एल्केम लैब, काफी दिनों के बाद ये स्टॉक एक्टिव हुआ है, हालांकि वॉल्यूम खास नहीं। तो कोई खास रुझान आज बाजार में दिग्गजों में नहीं दिखा, लेकिन मिड कैप शेयरों ने अच्छी तेजी की है। अब भी आप देखिए 1.5% से ज्यादा मजबूत मिड कैप शेयर होते हुए दिखे, ये एक अच्छा रुझान है। बिल्कुल मिड कैप्स में, ब्रॉड मार्केट में हमने एक अच्छी खरीदारी का रुख बनते हुए आज जरूर देखा है। मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स तो आपको तस्वीर दिखाते हैं बाजार की, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर दिखाता है हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर, जो ये बताता है कि बाजार में पैसे आए या बाजार से पैसे निकले। और हमने आपको घंटे भर पहले जो तस्वीर दिखाई थी, इंडेक्स भले ही कमजोर नजर आ रहे हो लेकिन ओवरऑल बाजार में पैसे आने का रुख है और वो फिलहाल बरकरार दिखाई देता है। 813 शेयर मजबूत बंद हुए हैं और 866 शेयरों में नुकसान रहा है। तो गिरने वाले शेयर थोड़े से ज्यादा हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले में, लेकिन एक अच्छी बात है कि 9125, 9120 का जो निफ्टी पर अहम सपोर्ट लेवल माना जा रहा था, और आज सुबह भी हम ये कह रहे थे कि 9125 को एक निर्णायक लेवल के तौर पर देखिए, तो फाइनली क्लोजिंग उसके आसपास ही आती दिख रही है। प्रोविजनल क्लोजिंग तो 9130 की है, जो बुरी नहीं है। फाइनल क्लोजिंग देखेंगे क्या वहां पर आती है। और बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो 21,115 के आसपास की जो क्लोजिंग है वो बुरी नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर कमजोरी जरूर है, लेकिन उतना नुकसान नहीं जितना कि शायद आपको नजर आता है। और वो भी तब जबकि देखिए कुछ ऐसे शेयर हैं जो आज कमजोर काफी रहे। आइडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्चुअली आई लेटर के लिए आज दिन ठीक नहीं था ऐसा लगता है। ये दोनों ही शेयर कमजोर होकर गिरे हैं। 10% आइडिया गिरा है, 2% आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी गिरा है, रिलायंस नीचे रहा है, इन्फोसिस नीचे रहा है, टीसीएस नीचे रहा है। तो ये 4-5 दिग्गज, इवन टाटा स्टील, जिन्होंने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया आज के सेशन में। फाइनली 9126 ये है आज की फाइनल क्लोजिंग, 33 अंकों के नुकसान के साथ। और सेंसेक्स पर 130 अंकों के नुकसान के साथ क्लोजिंग। 1.5% मजबूत होकर मिड कैप इंडेक्स 60 अंक ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 21,100 के ऊपर बंद हुआ है 65 अंकों की तेजी के साथ। ये है फाइनल रुझान आपके लिए बाजार का। जैन साहब, क्या कहेंगे इस क्लोजिंग के बेसिस पर? कोई अभी तक फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं, तेजी की पोजीशन होल्ड की जाए आराम से? तेजी की पोजीशन होल्ड की जा सकती है अनिल जी। ऐसा लगता है कि डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, और अपसाइड में जो प्रॉब्लम दिख रही है वो है 9200 शुड बी अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस। और हमने जो कुछ एडवाइजेस किए कि ऐसा लगता है कि अगर डाउनसाइड को अगर कैप्चर ही करना तो पोर्टफोलियो के वैल्यू के हिसाब से निफ्टी में एक 9100 की पुट लेके रख ले और 9250 की कॉल बेच लें, तो सिर्फ 3-4 रुपए के हेजिंग कॉस्ट में ये पिछले नेक्स्ट 7-8 दिन निकल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतना इजीली 9250, 9300 का लेवल इस कटान में नहीं क्रॉस करना चाहिए। बाकी डाउनसाइड भी ऐसा लगता है कि 9008-950 तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। सो बाइंग बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइंस बनती है, और मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छा। आज भी मार्केट का ब्रेड बहुत अच्छा था सुबह, अभी भी ठीक ठाक ही बंद हुआ। और मुझे ऐसा लगता है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बिल्कुल आइडियाज ढूंढना चाहिए, और वैल्यूएशंस के लिहाज से जो स्टॉक सस्ते लगते हैं वहां पे बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। मजबूती तो है, लेकिन बाजार ने काफी ज्यादा तेजी दिखा दी है, तो हेज करके भी चलें और अपने मुनाफे को बचाने की कोशिश करें। ये रणनीति साफ तौर पे आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। संदीप जैन, संदीप पागले और किरण, आज आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आइए अब देख लेते हैं स्टॉक 2020 का रिजल्ट। और 3.5% के रिटर्न कमाए हेमंत ने, और 2.25% के आसपास के रिटर्न, वो भी तब जबकि बाजार इतने खराब हुए हैं। तमाम बल्लेबाजों से भरी टीम। आईटीआई, ओके, बॉम्बे डाइंग, आईटीआई, जय भारत और निटको, ये 4 स्टॉक हैं जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया। खासतौर से टॉप 3
जबरदस्त। आइए नीरज की टीम भी देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स अच्छे थे। स्मार्ट लिंक 11% भागा है, ये स्टॉक बड़ा दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिखा। देना बैंक, अजंता में भी अच्छी तेजी बनती दिखी है आज के सेशन में। तो फाइनली दिग्गजों में आज कमजोरी, कई दिनों की तेजी के बाद आज करेक्शन के साथ नीचे बंद हुए, लेकिन मिड कैप शेयरों ने अभी भी तेजी बताई है। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। नमस्कार।